हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 004 आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन, इग्नू यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम टॉप 15 क्वेश्चनों के ऊपर हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में हम आपको टॉप 15 जो क्वेश्चन बताएंगे वो शॉर्टली तरीके से समझाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है। इसको इस वीडियो से क्वेश्चन के आंसरों को और पॉइंटों को समझकर आप एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में थोड़ा एक्सप्लेन करके आप इन आंसरों को आप पेपर में पुटअप करेंगे। क्योंकि बहुत से क्वेश्चनों के मैसेज मेरे पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि सर ये तो छोटा आंसर है। क्योंकि हमारा इस वीडियो में जो शॉर्ट क्वेश्चन बनाने का हमारा मकसद केवल आपको समझाना है कि इस क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी पूरी तरह मिल सके शॉर्ट तरीके से। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा, समझकर आप एग्जाम में पूरी तरह विस्तार से करेंगे। एमपीएससी 004 के जो टॉप 15 क्वेश्चन है, इसकी संपूर्ण जानकारी के हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, पूर्व आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म राजनीति के बीच संबंध बताइए। जो हमारा प्राचीन काल में जो भारतीय राजनीतिक चिंतन रहा है, उसमें धर्म और राजनीति के संबंधों को हमने स्पष्ट करना है। वास्तव में अगर हम देखें, पूर्व आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन जो है वो धर्म और राजनीति को बिल्कुल भी अलग अलग उन्होंने नहीं समझा। प्राचीन काल के अंदर भारतीय राजनीति का जो भी अध्ययन हुआ है, उस अध्ययन में दर्शन शास्त्र को आधार मानकर धर्म और राजनीति को एक दूसरे के से संबंधित माना है। इस क्वेश्चन में धर्म का तात्पर्य कोई पूजा पाठ करना नहीं होता, बल्कि यहां पर नैतिकता, कर्तव्य और न्याय और सामाजिक नियमों से था। इंसान धर्म का पालन करना है और धर्म के आधार पर शासन करना और नागरिकों के विकास के कार्य करना, अपने कर्तव्य और न्याय देना, वो सब धर्म के आधार पर ही राजनीतिक चिंतकों ने अपने विचार दिए। और इनका मानना है कि राजा का मुख्य कार्य धर्म के अनुसार शासन करना था, ताकि समाज में शांति व्यवस्था और न्याय बना रहे। राजनीति का उद्देश्य सत्ता प्राप्त नहीं है, बल्कि प्रजा का कल्याण करना है, यानी प्रजा की भलाई करना है। तो यहां पर इन्होंने धर्म को पाठ पूजा से नहीं, बल्कि उन्होंने नैतिकता, कर्तव्य और न्याय से समझाया। जबकि राजनीति का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं, यहां पर यह कहा गया कि राजनीति का उद्देश्य प्रजा के कल्याण और प्रजा के लिए बेहतर काम करना है। इसलिए इन्होंने धर्म और राजनीति को अंतः संबंध माना। अगर हम बात करें मनुस्मृति में जो ग्रंथ है, ये महाकाव्य काल के दौरान का, उसमें महाभारत, रामायण और कौटिल्य अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों ने ये स्पष्ट करा कि धर्म और राजनीति को सही दिशा देता है। यानी धर्म है तो आपको राजनीति करने में आसानी होगी, और राजनीति के आधार पर आप प्रजा की धर्म के आधार पर अपना एक कर्तव्य मानोगे कि प्रजा का कल्याण करना है। धर्म विहीन राजनीति को अधर्म और विनाशकारी माना जाता है। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें धर्म ही नहीं और धर्म के नियम और धर्म के अनुसार अगर राजनीतिक व्यवस्था को अपने स्थापित नहीं किया, तो वो राजनीति जो होगी वो विनाशकारी और अधर्म होगी। यानी सभी राजनीतिक व्यवस्था धर्म से ही नीत होनी चाहिए, और धर्म हमेशा शासक को प्रजा के कल्याण और उनके विकास करने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। तो यहां पर एक धर्म को जो है ना, एक बहुत ही कुशल और एक पवित्र और एक बहुत अच्छे रूप में प्रकट करा। इस तरह से पूर्व राजनीतिक आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म और राजनीति के बीच में जो संबंध है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट, धर्म को शासन का नैतिक आधार माना है। उन्होंने बोला कि जो शासन होना चाहिए ना, उसका नैतिक आधार धर्म ही होना चाहिए, यानी शासन जो है धर्म के आधार पर चलना चाहिए, जिससे सही और गलत का ज्ञान होता है। क्योंकि धर्म ही बताता है कि शासक को उसे अपने उसके क्या क्या कर्तव्य है और उसे किस तरह से अपना शासन करना चाहिए। साथ ही साथ में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं बल्कि धर्म का सेवक होना चाहिए। साथ ही साथ में इन्होंने बोला कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं बल्कि धर्म का सेवक होना चाहिए, और धर्म का पालन जब ही कर सकता है वो जब लोगों और दीन दुखियों की सेवा करे, जनता के कल्याण के कार्य करे। राजा का प्रमुख कर्तव्य न्याय देना, प्रजा की रक्षा करना होना चाहिए, और ये सब शासक और राजा को सिखाएगा धर्म। इसलिए मनुस्मृति में कहा गया है कि अधार्मिक राजा राज्य को नष्ट कर देता है। ऐसा राजा जिसके पास बिल्कुल भी धार्मिक ज्ञान नहीं है, ऐसा राजा हमेशा राज्य को नष्ट कर देता है, अपने शासन को भ्रष्ट बना देता है। साथ ही साथ में महाभारत में राजधर्म के माध्यम से आदर्श शासन की शिक्षा दी गई। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि महाभारत
एक राजधर्म के आधार पर शासन चला, साथ ही साथ में रामायण जो हमारे को एक बहुत ही सकारात्मक सीख देता है, क्योंकि रामायण ने हमारे को एक आदर्श शासन कैसे स्थापित करना चाहिए, भगवान राम के द्वारा उन्होंने शासन स्थापित करने पर जोर दिया, क्योंकि आपने देखा कि भगवान राम का जो शासन था वो कितना बढ़िया और शुद्ध था और कितना चरित्र युक्त था, कितना अच्छा चरित्र था। इसलिए इन्होंने रामायण महाभारत जैसे जो शासन है उसको एक आदर्श शासन माना और उसके आधार पर ही शिक्षा दी। साथ ही साथ में कौटिल्य ने धर्म के साथ अर्थदंड नीति को जोड़ा। उन्होंने बोला कि कौटिल्य ये कहता था कि जो भी शासन में अगर दंड नीति यानी वो सब दंड नीति भी जो होनी चाहिए वो सब धर्म के आधार पर होनी चाहिए। धर्म राजनीति पर नियंत्रण रखता है ताकि सत्ता का दुरुपयोग ना हो, और साथ ही साथ महत्वपूर्ण पॉइंट है, धर्म और राजनीति का अंतिम लक्ष्य सामाजिक शांति और लोक कल्याण करना होता है। इसलिए वो धर्म और राजनीति को एक साथ अंत्य संबंधित मानते हैं, क्योंकि धर्म और राजनीति के मिलने से सामाजिक शांति और लोक कल्याण को बढ़ावा मिलता है। तो इस तरह से हमने पूर्व आधुनिक राजनीतिक चिंतन में धर्म और राजनीति के संबंध को समझा। क्वेश्चन नंबर 2 है, औपनिवेशिक काल के दौरान उदार विचारों के संदर्भ में राष्ट्रवाद और इसकी विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो यहां पर उदार जो विचार है वो राष्ट्रवाद के बारे में हम बात करेंगे। उदार विचारों के आधार पर राष्ट्रवाद की विशेषताएं क्या है। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है, औपनिवेशिक शासन काल में भारत में राष्ट्रवाद का विकास उदार विचारों के प्रभाव से हुआ। उदार विचारों में स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, संवैधानिक शासन और कानून के शासन पर बल दिया गया, क्योंकि औपनिवेशिक शासन ने शोषण को इतना बढ़ाया कि लोग इस शोषण से परेशान होकर उनमें देश के प्रति और अपने निजी हितों को छोड़कर राष्ट्रहित की भावना उजागर होने लगी, और इस उदार लोक विचारों को स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और कानून के शासन पर बल दिया गया। साथ ही साथ में अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित भारतीय शिक्षित वर्ग ने इन विचारों को अपनाकर औपनिवेशिक शासन की आलोचना करी। जब लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उजागर हुई और उनके उदार विचार प्रकट हुए, तो उन्होंने जो भारत में औपनिवेशिक शासन था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और उसकी खुल के आलोचना करी। इस दौर का राष्ट्रवाद शांतिपूर्ण, संवैधानिक और सुधारवादी था। इसका उदार उद्देश्य तत्काल क्रांति नहीं बल्कि धीरे धीरे राजनीतिक सुधारों के माध्यम से स्वशासन और नागरिक अधिकारों की प्राप्ति करना था, क्योंकि साफ ही इन राष्ट्रवाद का जो उद्देश्य और राष्ट्रवाद जो भारत में आया वो धीरे धीरे राजनीतिक सुधारों के माध्यम से स्वशासन और नागरिक अधिकारों की प्राप्ति करना था। ये इसके बारे में बताया। बात करेंगे उदार विचारों के संदर्भ में राष्ट्रवाद की विशेषताएं। पहला है, उदार राष्ट्रवाद ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार पर विशेष बल दिया, क्योंकि राष्ट्रवादी ये चाहते थे कि देश के उदार राष्ट्रवाद ये जो उदार राष्ट्रवादी थे वो चाहते थे कि व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार मिलने चाहिए। इसलिए उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार पर अत्यधिक जोर दिया। दूसरा, इस राष्ट्रवाद का विश्वास संवैधानिक सुधार और कानून के शासन में था। वो देश में संवैधानिक सुधार और कानून के शासन को वो स्वीकार करते थे। साथ ही साथ में आंदोलन का स्वरूप शांतिपूर्ण, अहिंसक था और शिक्षित मध्यम वर्ग और राष्ट्रवाद का प्रमुख वाहक था, क्योंकि अधिकतर जो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे वो ज्यादा शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग थे जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर रखी थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सुधार करना था, क्योंकि ये चाहते थे जो ब्रिटिश शासन ने भारत के अंदर जो आशासन यानी जो बिल्कुल इन्होंने शोषण को बढ़ावा दे रखा है, उस ब्रिटिश शासन के अंदर जो सुधार है उसको करना और तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना इनका उद्देश्य था। इसकी प्रमुख विशेषता है। साथ ही साथ में प्रेस सभाओं, याचिकाओं और प्रस्तावों के माध्यम से जनमत तैयार किया गया। इसने औपनिवेशिक शासन द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण की आलोचना भी करी, क्योंकि राष्ट्रवादी जो औपनिवेशिक शासन थे उनके द्वारा जो आर्थिक शोषण था उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई और लोगों को इस दिशा में बहुत सारे अधिकार दिलाए। साथ ही साथ में उदार राष्ट्रवाद ने आगे चलकर उग्र जन आंदोलन आधारित राष्ट्रवाद की नींव रखी और देश को एक स्वतंत्र देश के रूप में बदला। यानी इन उदार राष्ट्रवादी विचारधाराओं ने देश को अंग्रेज यानी औपनिवेशिक शासन से छुटकारा दिलाया और देश को आजाद कराया। थर्ड क्वेश्चन है, महिलाओं के उद्धार और पितृसत्तात्मक में पंडित रमाबाई का योगदान बताइए। पंडित रमाबाई ने महिलाओं के उत्थान और पितृसत्तात्मक समाज की उन्होंने कड़ी आलोचना करी। वो पितृसत्तात्मक समाज को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते थे। इनका मानना था कि पितृसत्तात्मक समाज में सदैव नारी और महिलाओं का शोषण को बढ़ावा मिला, इसलिए उन्होंने महिलाओं के उद्धार के लिए अपने विचार प्रकट करे। जैसा कि पंडित रमाबाई ने के अनुसार 19वीं सदी के भारत में समाज पितृसत्तात्मक व्यवस्था से गहराई से प्रभावित था, क्योंकि 19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। यानी भारतीय समाज में केवल पुरुष प्रधान समाज के आधार पर पुरुषों की चलती थी, जहां महिलाओं की स्थिति अत्यंत कमजोर थी। बाल विवाह, विधवा उत्पीड़न, अशिक्षा, सामाजिक भेदभाव जैसी समस्याएं व्यापक थी 19वीं शताब्दी के दौरान। ऐसे समय में पंडित रमाबाई एक साहसी समाज सुधारक थे रूप में सामने आए। उन्होंने महिलाओं के उद्धार, शिक्षा, आत्मनिर्भरता के लिए संघर्ष किया तथा पितृसत्तात्मक सोच को चुनौती भी दी। उनका कार्य भारतीय महिला आंदोलन के इतिहास में
अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। और इन्होंने, पंडित रमाबाई ने महिलाओं के उद्धार और उनके विकास के लिए बहुत सराहनीय काम किए। अब बात करते हैं महिलाओं के उद्धार में पंडित रमाबाई का योगदान। जैसे कि पंडित रमाबाई ने महिलाओं की शिक्षा सामाजिक सुधार का सबसे प्रभावी साधन माना। उनका मानना था कि महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देना इनके सामाजिक सुधार का आधार है। अगर महिलाओं को शिक्षा प्रदान करेंगे, इससे सामाजिक सुधार होगा और महिलाओं को समाज में उचित स्थान प्राप्त होगा। साथ ही साथ में उन्होंने विधवाओं और पर्याप्त महिलाओं के लिए आश्रमों की स्थापना की। उन्होंने महिलाएं जो बेघर हो गई हैं और जो विधवा महिलाएं हैं और जिन्हें जो सती प्रथा जैसे और विधवाओं को बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ती है, इन विधवाओं के लिए एक आश्रमों की मतलब उन्होंने आश्रमों की स्थापना करी ताकि महिलाएं आश्रम के माध्यम से आत्मनिर्भर हो सके। साथ ही साथ में पंडित रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना की। उन्होंने उच्च जाति की विधवाओं को उच्च शिक्षा भी प्रदान करी ताकि वो शिक्षा प्राप्त करके, विधवाओं को शिक्षा प्रदान करके उनको समाज में अधिकार स्वतंत्रता दिला सके। साथ ही साथ में उन्होंने बाल विवाह, जो कि छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, पर्दा प्रथा, जो महिलाएं पर्दे में रहती थी, स्त्री शोषण का खुलकर घोर विरोध भी किया। साथ ही साथ में पितृसत्तात्मक, सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों की उन्होंने तीखी आलोचना करी, क्योंकि इनका मानना था कि समाज में महिलाओं के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण था पितृसत्तात्मक समाज और धार्मिक जो रीति रिवाज है पुराने वो। साथ ही साथ में उन्होंने अपनी पुस्तकों और भाषणों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों पर जागरूकता फैलाई और महिलाओं को समाज में एक उचित स्थान दिलाया। साथ ही साथ में पंडित रमाबाई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उनके स्वाभिमान के साथ साथ जीवन जीने की प्रेरणा भी रमाबाई ने दी। साथ ही साथ पंडित रमाबाई का कार्य आगे चलकर भारतीय नारीवादी चिंतन की नींव रखी गई, जिस तरह से महिलाओं को अब समाज में एक उचित स्थान प्राप्त हुआ। तो महिलाओं के क्षेत्र में पंडित रमाबाई ने बहुत ही सराहनीय काम किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग और द्विराष्ट्र में मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी इसके अंदर दो है, मुस्लिम लीग और द्विराष्ट्र का सिद्धांत। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना की क्या भूमिका है और उन्होंने अपनी क्या कार्य किए। जैसा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग और द्विराष्ट्र का सिद्धांत का उदय हुआ, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विकास था। मोहम्मद अली जिन्ना प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, यानी जब वो मुस्लिम लीग के सदस्य बने, यानी जब मुस्लिम लीग के एक महत्वपूर्ण सदस्य बने तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया। परंतु समय के साथ साथ राजनीतिक परिस्थितियों और कांग्रेस लीग मतभेद के कारण वे मुस्लिम हितों के प्रमुख प्रवक्ता बन गए। जब देखा समय के परिस्थितियों के साथ साथ जब राजनीतिक परिस्थितियां बदलने लगी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अंदर मतभेद चालू हो गए और इनों के अंदर दूरियां बढ़ने लगी, तो जो हमारे मुस्लिम लीग यानी मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो मुस्लिम हितों के ज्यादा ही समर्थक बन गए और उन्होंने जिन्ना ने मुस्लिम लीग को एक सशक्त राजनीतिक संगठन बनाया। क्योंकि प्रारंभ में जो मुस्लिम लीग थी एक कमजोर संस्था थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने उस मुस्लिम लीग को समय के साथ साथ बहुत मजबूती प्रदान करी और एक सशक्त राजनीतिक संगठन बनाया और द्विराष्ट्र के सिद्धांत के माध्यम से मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की विचारधारा को आगे बढ़ाया। और इनका मानना था कि देश आजादी के बाद मुसलमानों के लिए अलग से एक राष्ट्र होना चाहिए, यानी हिंदुओं के लिए अलग देश और मुसलमानों के लिए एक अलग देश, यानी हिंदू और मुसलमानों में जो एक लाइन थी वो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ही खींची गई, जो भारत विभाजन के रूप में स्थापित हुई। अब मुस्लिम लीग और द्विराष्ट्र के सिद्धांत, मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका। पहला है, मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को एक कमजोर संगठन से मजबूत राजनीतिक दल में परिवर्तन किया। यानी जो मुस्लिम लीग थी प्रारंभ में एक कमजोर संगठन था, फिर बाद में समय के साथ साथ करके इसे सशक्त और मजबूत राजनीतिक संगठन यानी राजनीतिक दल के रूप में स्थापित किया। प्रारंभिक दौर में वे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से जुड़े रहकर हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। फिर चलकर 1920 के बाद कांग्रेस की जन आंदोलन रणनीति से वो असहमति के कारण वे लीग की ओर ज्यादा ही झुक गए, इसलिए उन्होंने मुसलमानों का फेवर लेना शुरू किया। साथ ही साथ में जिन्ना ने मुसलमानों को एक अलग राजनीतिक समुदाय के रूप में संगठित किया। इस तरह से मुस्लिम लीग को एक मजबूती प्रदान करी। साथ ही साथ में उन्होंने द्विराष्ट्र के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, इसलिए दोनों के लिए अलग अलग देश होने चाहिए। 1940 में लाहौर प्रस्ताव के माध्यम से उन्होंने अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग को और औपचारिक रूप से प्रदान की, यानी औपचारिकता प्रदान कर दी। उन्होंने 1940 में लाहौर प्रस्ताव में मुसलमानों के अलग से मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग कर दी, जिसे द्विराष्ट्र सिद्धांत के रूप में स्थापित हुआ। साथ ही साथ में जिन्ना ने मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा को पाकिस्तान की मांग से जोड़ा। उनकी नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक रणनीति ने अंततः भारत विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई। तो इस तरह से भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ वो मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर हुआ
और इनकी जो मुस्लिम समर्थन नीति थी उसने भी हिंदू और मुसलमानों में काफी खाई को बढ़ावा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, फिफ्थ है, वीडी सावरकर द्वारा प्रतिपादित धर्म, सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्र की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो ये 3 क्वेश्चन है धर्म, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रवाद पर, जो वीडी सावरकर हैं उनके क्या विचार है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं वीडी सावरकर कौन थे। वास्तव में वीडी सावरकर जो थे आधुनिक भारत के एक प्रमुख राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, यानी ये राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने धर्म, समाज और राष्ट्रवाद को एक नए दृष्टिकोण से परिभाषित किया। सावरकर पारंपरिक धार्मिक रूढ़ियों के विरोधी थे। वो कहते थे कि जो हमारी जो प्रारंभिक जो धार्मिक रूढ़ी है उसके घोर विरोध थे, यानी पुरानी सोच का वो ज्यादा विरोध करते थे। सामाजिक सुधार के समर्थक में थे। वो कहते थे कि समाज में जो बुराइयां हैं उसको सुधार करना चाहिए, यानी वो सामाजिक सुधार के समर्थक थे। उन्होंने हिंदुत्व की अवधारणा के माध्यम से राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक प्रदान करी। उनका मानना था कि हमारे पर जो राष्ट्रवाद है वो हिंदुत्व पर आधारित होना चाहिए। इनके अनुसार राष्ट्र की एकता के लिए सामाजिक समानता, वैज्ञानिक सोच, सांस्कृतिक चेतना आवश्यक है। धर्म को उन्होंने निजी आस्था माना और सामाजिक परिवर्तन को राष्ट्र निर्माण से जोड़ा। साथ ही साथ में वीडी सावरकर के जो धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषता है, यानी धर्म और सामाजिक परिवर्तन राष्ट्रवाद का जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप इस क्वेश्चन को कर दीजिएगा। तो इसके अंदर जो सावर जो थे वो धर्म को व्यक्तिगत आस्था मानते थे। वो कहते थे कि जो धर्म है वो व्यक्ति का अपना पर्सनल आस्था है, यानी हर धर्म जो है प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत आस्था है। राजनीति से उसे अलग रखने पर बल दिया। साथ ही साथ में उन्होंने जाति प्रथा, छुआछूत, जैसे कि आप जानते हो ना जाति प्रथा क्या होती है, जो समाज में विभिन्न जाति के लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, वही जाति प्रथा जो एक वर्ण व्यवस्था से महाकाव्य काल से चली आ रही है। साथ ही साथ में छुआछूत और सामाजिक भेदभाव का विरोध इन्होंने किया। साथ ही साथ में सावरकर जो थे वो सामाजिक समानता और वैज्ञानिक दृष्टि को आवश्यक मानते थे। वो कहते थे कि समाज में सामाजिक समानता होनी चाहिए और उन्होंने समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी स्वीकार किया। उन्होंने बोला कि हमें समय के साथ साथ नए नए वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट और वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी को भी अपनाना चाहिए। उन्होंने हिंदुत्व को धार्मिक नहीं माना बल्कि सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान के रूप में प्रस्तुत किया। वो बोला जो हमारा हिंदुत्व है वो हमारी संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान है, इसलिए उन्होंने हिंदुत्व पर आधारित राष्ट्रवाद का उन्होंने समर्थन करा। साथ ही साथ में उनके अनुसार राष्ट्र की पहचान साझा इतिहास, संस्कृति और भूभाग से बनती है। साथ ही साथ में सावरकर ने सामाजिक सुधार को राष्ट्र की मजबूती के लिए अनिवार्य बताया। ये बोला कि राष्ट्रवाद हमारे सामाजिक सुधार और राष्ट्र की मजबूती है। वे तर्क देते हैं, यानी वीडी सावरकर का मानना था आधुनिकता और सुधारवादी सोच के समर्थक थे। वो कहते थे कि हमें समय के साथ साथ अपनी सोच को बदलना चाहिए और हमें आधुनिकीकरण को अपनाना चाहिए। साथ ही साथ में सावरकर का राष्ट्रवाद आक्रामक आत्मसम्मान आधारित एकीकरण भारतीय राष्ट्र की कल्पना पर आधारित था। तो इस तरह से वीडी सावरकर राष्ट्रवाद को एक हिंदुत्व पर आधारित मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द्रविड़ आंदोलन के उदय में ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें हम पेरियार के नाम से भी जानते हैं, तो ध्यान से रखना ईवी रामास्वामी यानी पेरियार, बात एक ही है। यानी रामास्वामी नायकर थे उनको हम निकनेम से पेरियार से के नाम से भी पुकारते थे। तो हम द्रविड़ आंदोलन के बारे में बात करेंगे कि द्रविड़ आंदोलन में इनका क्या योगदान था, क्योंकि जो ईवी रामास्वामी नायकर जो थे वो साउथ इंडियन थे, यानी वो दक्षिण भारत के थे, इसलिए उन्होंने द्रविड़ आंदोलन चलाया। द्रविड़ आंदोलन दक्षिण भारत में सामाजिक न्याय, समानता और आत्मसम्मान पर आधारित एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। क्योंकि द्रविड़ आंदोलन इतना महत्वपूर्ण आंदोलन था जो सामाजिक न्याय, समानता और आत्मसम्मान पर आधारित था। इस आंदोलन के उदय और विकास में ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है, की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एकमात्र एक ऐसे व्यक्ति ईवी रामास्वामी नायकर जिन्होंने द्रविड़ों के लिए द्रविड़ आंदोलन चलाया। उन्होंने ब्राह्मणवादी वर्चस्व, जो समाज में जो ब्राह्मणों का वर्चस्व है उसका, और जाति व्यवस्था और अंधविश्वास की तीखा विरोध किया। उन्होंने कहा कि समाज में जो ब्राह्मणवादी समाज है उसकी इन्होंने बिल्कुल भी इसको स्वीकार नहीं किया और उन्होंने जाति व्यवस्था और अंधविश्वास का इन्होंने खुलकर आलोचना करी। पेरियार का उद्देश्य द्रविड़ समाज को सम्मान, आत्मसम्मान, तर्कशीलता और सामाजिक समानता के आधार पर संगठित करना था। वो चाहते थे कि द्रविड़ जो समाज है, जो बिखरा हुआ है, उसे हम आत्मसम्मान के आधार पर, तर्कशील के आधार पर और सामाजिक समानता के आधार पर उनको एकजुट करना है। उनके अनुसार विचारों में तमिलनाडु की राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित भी इन्होंने किया। तो इस तरह से द्रविड़ आंदोलन के उदय पर ईवी रामास्वामी का क्या योगदान है उसके बारे में बात करेंगे। पहला, ईवी रामास्वामी जो थे, जिन्हें हम पेरियार कहते हैं, पेरियार ने जाति प्रथा और छुआछूत के खिलाफ सशक्त आवाज उठाई और इस क्षेत्र में उन्होंने जाति प्रथा के विरुद्ध अपनी आवाज उठाकर जाति प्रथा को गहरा आघात पहुंचाया और साथ ही साथ में जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको समाज में उचित स्थान दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने ब्राह्मणवादी प्रभुत्व और सामाजिक असमानता का खुलकर घोर विरोध किया। पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन के माध्यम से द्रविड़ समाज के स्वाभिमान की भावना को जागृत किया और सभी द्रविड़ समाज को उन्होंने
युक्त किया। साथ ही साथ में उन्होंने महिलाओं की समानता, विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा का समर्थन करा। उन्होंने बोला कि जो विधवा दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, लेकिन विधवा जो है वो पुनर्विवाह मतलब दोबारा शादी करने का इन्होंने समर्थन करा, और महिलाओं में समानता और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का इन्होंने खुलकर समर्थन करा, और महिलाओं को इस क्षेत्र में काफी स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त हुए। साथ ही साथ में जो पेरियार थे वो धार्मिक अंधविश्वास और कर्मकांड की उन्होंने तर्क और विज्ञान के आधार पर आलोचना करी। उन्होंने बोला जो जो धर्म के अंदर अंधविश्वास है और कर्मकांड है वो गलत है, इसलिए इन्होंने अंधविश्वास कर्मकांडों का इन्होंने घोर विरोध किया। पेरियार ने द्रविड़ पहचान को संस्कृति और भाषा के आधार पर प्रदान करा, क्योंकि इन्होंने सांस्कृतिक यानी द्रविड़ लोगों की संस्कृति और भाषा को इन्होंने सर्वमान्य दी और प्राथमिकता दी। उन्होंने द्रविड़ राजनीति को सामाजिक न्याय और आरक्षण से भी जोड़ा। इनका मानना था कि जो द्रविड़ समाज है उन्हें राजनीति में सामाजिक न्याय में आरक्षण देना चाहिए। साथ ही साथ में ईवी रामास्वामी नायकर यानी पेरियार के विचारों ने आगे चलकर द्रविड़ दलों और द्रविड़ राजनीति की नींव रही। आज राजनीति में द्रविड़ समाज का दक्षिण भारत की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आज द्रविड़ लोगों की एक राजनीति में एक अपनी पकड़ है। इस तरह से हमने ईवी रामास्वामी नायकर के द्रविड़ आंदोलन के ऊपर हमने विचार प्रकट करे। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में समाजवादी आंदोलन के विकास का पता लगाइए। कि देश में आजादी के बाद जो समाजवादी आंदोलन थे उसके बारे में हम बात करेंगे, उसका विकास कैसे हुआ। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में समाजवादी आंदोलन का विकास कैसे हुआ। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में समाजवादी आंदोलन का विकास राष्ट्रीय आंदोलन के साथ हुआ। यह आंदोलन औपनिवेशिक शोषण, क्योंकि भारत के अंदर जो अंग्रेजी शासन काल था उन्होंने अपने शोषण को बहुत बढ़ा रखा था, और साथ में देश के अंदर आर्थिक असमानता और पूंजीवादी व्यवस्था के स्थापित थी, तो इसके विरोध में ये आंदोलन समाजवादी आंदोलन उभरा। समाजवाद ने समानता, सामाजिक न्याय, शोषण मुक्त समाज की कल्पना प्रस्तुत करी। रूसी क्रांति, मार्क्सवादी विचारधारा और भारतीय परिस्थितियों ने समाजवादी चिंतन को भी प्रभावित किया। जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने इस आंदोलन को दिशा भी दी, और ये जितने भी हमारे नेता थे यानी जितने भी हमारे समाज सुधारक नेता थे, इन्होंने समाजवादी आंदोलन को एक जुटता और इनको नींव प्रदान करी। इस तरह से स्वतंत्रता पूर्व भारत में समाजवादी आंदोलन का विकास, जैसे कि समाजवादी विचारधारा का विकास औपनिवेशिक शासन आर्थिक शोषण प्रतिक्रिया के रूप में हुआ, क्योंकि अगर औपनिवेशिक शासन आर्थिक शोषण को बढ़ावा नहीं देता तो शायद समाजवादी आंदोलन हमारे देश में नहीं देखने को मिलते, यानी सीमित तरीके से देखने को मिलते हैं। तो भारत के अंदर जब औपनिवेशिक शासन ने यहाँ पर शोषण को बढ़ावा दिया तो इस शोषण से प्रेरित होकर हमारे देश में यानी भारत में समाजवादी आंदोलन की नींव पड़ी, और यहां से समाजवादी आंदोलन तेजी से विकास करने लगा। 1917 में जब रूसी क्रांति हुई उससे भारतीय युवाओं और नेताओं को समाजवाद की ओर आकर्षित किया। यानी जो 1917 में रूसी क्रांति हुई थी उस क्रांति से प्रेरित होकर भारतीय जो युवा और नेता थे वो इस क्रांति से प्रेरित होकर समाजवाद की तरफ प्रेरित हुए, मतलब अपनी तरफ आकर्षित हुए, उसकी तरफ आकर्षित हुए। तो यहां पर इनमें समाजवादी आंदोलन को बढ़ावा देने में अपनी प्रेरणा मिली। साथ ही साथ में कांग्रेस के भीतर समाजवादी सोच का उदय हुआ, विशेषकर नेहरू और बोस के नेतृत्व में। साथ ही साथ में 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना से समाजवादी आंदोलन को संगठित किया गया, क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी जो थी वो समाजवादी नीतियों पर आधारित थी। साथ ही साथ समाजवादियों ने जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार की भी मांग उठाई, यानी समाज के जो निम्न तबके के लोग हैं उनके हित के और अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। साथ ही साथ में औद्योगिक मजदूरों और किसानों के अधिकारों को समाजवादी आंदोलन ने प्रमुख मुद्दा बनाया। जो भारत के अंदर औद्योगिक मजदूरों का शोषण हो रहा था, बड़े बड़े उद्योगों में मजदूरों का शोषण हो रहा था, और किसानों के अधिकारों के भी शोषण हो रहा था, किसानों का भी शोषण किया जा रहा था। तो इन सब की आवाज समाजवादी आंदोलन ने अपना मुद्दा बनाकर उठाया। साथ ही साथ में समाजवादियों ने पूंजीवाद और साम्राज्यवाद दोनों का विरोध भी किया, यानी पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का, क्योंकि समाजवादी विचारधारा पूंजीवाद के खिलाफ जन्मी। साथ ही साथ में स्वतंत्रता आंदोलन में समाजवाद ने आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक समानता को केंद्रीय लक्ष्य बनाया। तो इस तरह से स्वतंत्रता पूर्व भारत में समाजवादी आंदोलन का विकास था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 है, साधनों साध्यों के बीच एम के गांधी जी के विचारों पर चर्चा कीजिए। तो यानी साधनों और साध्यों यानी दो वर्ड हैं, इसमें गांधी जी के क्या विचार थे उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि एम के गांधी जी का राजनीतिक और नैतिक चिंतन साधनों और साध्यों के आपसी संबंध पर आधारित था। गांधी जी के अनुसार किसी भी लक्ष्य यानी लक्ष्य जो होता है वो साध्य होता है, यानी लक्ष्य की पवित्रता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे प्राप्त करने के लिए कौन कौन से साधन अपनाए जाए। यानी गांधी जी के अनुसार मानना था कि हम किसी भी चीज को अगर हम ठानते हैं, हम किसी भी लक्ष्य को जो प्राप्त करते हैं, यानी जो हमारा लक्ष्य होता है वो साध्य होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने का जो मार्ग और जो रास्ता होता है वो हमारा साधन होता है कि हम उस लक्ष्य को किस साधन के माध्यम से प्राप्त करेंगे। वे हिंसा, छल और अनैतिक तरीकों से प्राप्त उद्देश्यों को अस्वीकार करते थे। सत्य और अहिंसा को उन्होंने न केवल साधन बल्कि स्वयं साध्य माना। गांधी जी का यह विचार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ वैश्विक नैतिक राजनीति में भी अत्यंत प्रभावशाली रहा। तो गांधी जी हमेशा साध्यों और साधनों पर अपने विचार दिए। गांधी जी ने बोला कि
मनुष्य का अपना एक लक्ष्य होता है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन होता है वो हमारे साधन होते हैं। तो इस तरह से हमें अपने साधनों और साध्यों पर ध्यान देना चाहिए। गांधी जी ने के अनुसार साधन और एक साध्य एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए एक दूसरे के पूरक है। उन्होंने कहा कि अशुद्ध साधनों से शुद्ध लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास शुद्ध साधन होने चाहिए, यानी हमारे पे जो रास्ता है वो सत्य और अहिंसा का होना चाहिए, जब भी हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ में सत्य और अहिंसा को उन्होंने सर्वोत्तम साधन, अंतिम साध्य माना। उन्होंने बोला कि सत्य और अहिंसा ही एक ऐसा साधन है जो हम अपने लक्ष्य यानी साधन को साध्यों को प्राप्त कर सकते हैं। गांधी जी हिंसा, छल, बल प्रयोग को नैतिक रूप से गलत मानते थे। वो कहते थे कि हिंसा, छल और बल के आधार पर हम अपने साध्यों को प्राप्त नहीं कर सकते, साध्य मतलब लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने उनके अनुसार साधन ही भविष्य के साध्य का स्वरूप तय करता है। अगर आपका साधन अच्छा होगा तो आपका भविष्य भी अच्छा होगा। इसलिए राजनीतिक संघर्ष में भी नैतिकता का पालन आवश्यक है, ऐसा गांधी जी मानते थे। साथ ही साथ में गांधी जी ना सहयोग सत्याग्रह गांधी जी के ऐसे साधन थे जो नैतिक और अहिंसक थे और जिनका लक्ष्य एक एक जो बेहतर फ्यूचर था, बेहतर लक्ष्य था, वो हमें मिला। क्योंकि गांधी जी का जो साधन असहयोग और सत्याग्रह जैसे जो सिद्धांत थे, उन्होंने देश को आजाद कराया और देखो आज हम अपनी बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। गांधी जी का यह विचार था कि राजनीति को नैतिक आधार पर प्रदान करता है और आज भी प्रासंगिक है। इसलिए गांधी जी का मानना था कि साध्य को प्राप्त करने के लिए सक्षम और शुद्ध साधनों का होना बहुत जरूरी है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 है धर्मनिरपेक्षता, संसदीय लोकतंत्र और वैज्ञानिक मानवतावाद पर जवाहरलाल नेहरू जी के विचार क्या है। इसमें 3 क्वेश्चन है, ध्यान से रखना। इसमें से कोई सा भी एक क्वेश्चन बन के आ सकता है। अगर कोई सा भी आ जाए, मैंने अलग अलग इन्हें एक्सप्लेन कर दिया, इसे ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आपको बताया जवाहरलाल नेहरू जो थे आधुनिक भारत के प्रमुख विचारक और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई। उनके राजनीतिक विचार आधुनिकता, तर्क, लोकतंत्र और मानवतावाद पर आधारित थे, क्योंकि हमेशा जवाहरलाल नेहरू लोकतंत्र की वकालत करते थे। वो समाजवाद और साथ ही साथ में संसदीय लोकतंत्र और मानवाधिकार और आरक्षण के पूरे प्रबल समर्थक थे। नेहरू जी भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला राष्ट्र बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत एक ऐसा हो जिसमें सभी धर्मों के लोग प्यार मोहब्बत से रहें और हमारे यहाँ पर जो भी सत्ता हो वो जनता के द्वारा हो, यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो। साथ ही साथ में हमारे यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला देश बने। तो इस तरह से ये विचार रखते थे। उन्होंने विविधताओं से भरे भारतीय समाज को एकता के सूत्र में बांधने के लिए धर्मनिरपेक्षता, संसदीय लोकतंत्र और वैज्ञानिक मानवतावाद को अनिवार्य माना। उनके विचारों ने स्वतंत्र भारत की राजनीतिक व्यवस्था और नीतियों को गहराई से प्रभावित किया। तो गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू जी ने धर्मनिरपेक्षता पे क्या विचार दिए, क्योंकि नेहरू जी चाहते थे, यानी नेहरू जी के अनुसार राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, यानी राज्य के कोई एक पर्सनल धर्म नहीं चाहिए, बल्कि देश के जितने भी धर्म हो वो सभी धर्म राज्य के धर्म होने चाहिए। तो नेहरू जी ने बोला अगर कोई राज्य अपना एक धर्म को अपनाता है तो वो एक भ्रष्ट राजनीति का जन्म होता है। इसलिए इन्होंने राजनीति से धर्म को राजनीति से दूर रखा। इन्होंने कहा नेहरू राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, यानी देश के सभी धर्म राज्य के होने चाहिए, क्योंकि राज्य का निर्माण और राज्य में शासन का जो निर्माण है वो सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर कराए। अगर किसी एक धर्म को अगर उन्होंने मान्यता दी तो अन्य धर्मों के साथ गलत होगा। वे सभी धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे, किसी एक धर्म को विशेष दर्जा देने के विरोधी थे। साथ ही साथ में धर्म को उन्होंने व्यक्तिगत आस्था का विषय माना। ये कहा कि मनुष्य का अपना व्यक्तिगत मामला है धर्म, इसलिए सभी तो अपने अपने जो पर्सनली जो धर्म है, यानी सभी व्यक्तिगत जो धर्म है अपने अपने धर्मों का पालन सभी धर्मों के लोगों को करना है, ना कि राजनीति में उसका पालन करना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता को वे लोकतंत्र का आवश्यक मानते थे, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता सभी धर्मों को एक समान स्वतंत्रता प्रदान करती है और धार्मिक स्वतंत्रता में सभी धर्म एक समान माने जाते हैं और सभी धर्मों के विकास के कार्य किए जाते हैं। इन्होंने सांप्रदायिकता को उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा माना कि देश के अंदर सांप्रदायिकता, यानी सांप्रदायिकता मतलब होता है सब जब दो या दो से अधिक धर्म के लोग आपस में घृणा करते हैं और उन दोनों में हिंसा को बढ़ावा मिलता है, यानी सांप्रदायिकता। इसी सांप्रदायिकता उन्होंने देश की एकता के लिए बिल्कुल खतरा माना। साथ ही साथ में नेहरू जी अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। वे धर्म के आधार पर भेदभाव के विरोधी थे। वो कहते थे कि कभी भी हमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ में संसदीय लोकतंत्र पर नेहरू जी के विचार। संसदीय लोकतंत्र को सबसे उपयुक्त शासन प्रणाली माना। उन्होंने बोला कि देश के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाना चाहिए और संसदीय शासन यानी संसद के अंदर जो गवर्नमेंट है वो जनता के द्वारा चुनाव के माध्यम से बननी चाहिए। उन्होंने जनता की भागीदारी को लोकतंत्र की आत्मा माना। उन्होंने लोकतंत्र में हमेशा जनता की भागीदारी होनी चाहिए और जनता के द्वारा ही सरकार का निर्माण होना चाहिए।
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उन्होंने पूर्ण समर्थन करा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वह अधिकार है जब एक व्यक्ति एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद जब उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, उसे हम वयस्क नागरिक कहते हैं। जब देश आजाद हुआ था उस टाइम हमारी 21 वर्ष थी, लेकिन समय और परिस्थिति बदलने के बाद आज वर्तमान में 18 वर्ष वयस्कता की नागरिकता की आयु कर दी गई। यानी जब देश आजाद होता 21 वर्ष का व्यक्ति वयस्क नागरिक मानता था, लेकिन आज 18 वर्ष का व्यक्ति वयस्क नागरिक माना जाता है और उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। वे बहुदलीय व्यवस्था के पक्ष में थे, क्योंकि एक दल नहीं बल्कि बहुत सारे दल होने चाहिए। संसद को उन्होंने जन इच्छाओं और सर्वोच्च अभिव्यक्ति माना। नेहरू जी स्वतंत्र न्यायपालिका और प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे। साथ ही साथ में वो तानाशाह अधिनायकवाद के वो घोर विरोधी यानी विरोध करते थे। तो अब बात करेंगे वैज्ञानिक मानवतावाद पर नेहरू जी के विचार। जैसे कि नेहरू जी जो थे वो तर्क, विवेक और वैज्ञानिक सोच को समाज की प्रगति के लिए आधार मानते हैं। साथ ही साथ में वे अंधविश्वास और रूढ़िवादियों के विरोधी थे। विज्ञान को उन्होंने मानव कल्याण का साधन माना कि हमें साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मानव का कल्याण करना चाहिए। वैज्ञानिक मानवतावाद में मानव की गरिमा को सर्वोच्च स्थान दिया गया। मनुष्य को अपनी बौद्धिकता का प्रयोग करके वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए और नए नए हमें एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। साथ ही साथ में शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान को उन्होंने विशेष महत्व दिया और प्रत्येक हमारे देश के अंदर जो रिसर्च सेंटर होते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, उनको स्थापित करने पर भी उन्होंने जोर दिया। नेहरू जी आधुनिकता और विकास के समर्थक थे। वो आधुनिकता की पद्धति को मानते थे और विकास को ज्यादा ही प्रायोरिटी देते थे। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लोकतंत्र से जोड़ा। उनके अनुसार यानी गांधी जी के अनुसार वैज्ञानिक मानवतावाद भारत को प्रगतिशील राष्ट्र बनाता है। इसलिए नेहरू जी ने वैज्ञानिक मानवतावाद के विचारों को उन्होंने अपने सिद्धांत में अपनाया। क्वेश्चन है 10, अरविंद घोष के राष्ट्रवादी सिद्धांत के ऊपर बात कीजिए। यानी श्री अरविंद घोष जो थे वो राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर उन्होंने क्या विचार दिए। जैसा कि श्री अरविंद घोष आधुनिक भारतीय चिंतन के एक प्रमुख राष्ट्रवादी विचारक थे। यानी अरविंद घोष को एक आधुनिक चिंतन माना जाता है। यानी आधुनिक विचार जो राजनीतिक विचारक हैं भारतीय चिंतन का आधुनिक विचारक मानते हैं और साथ ही साथ में राष्ट्रवाद का प्रबल समर्थक भी मानते हैं। उनके अनुसार राष्ट्रवाद का स्वरूप राजनीति नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक था। वे भारत को केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं मानते थे बल्कि वो एक जीवन शक्ति और आध्यात्मिक सत्ता मानते थे। उनके अनुसार राष्ट्रवाद केवल स्वतंत्रता की राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय आत्मा की जागृति का साधन था। श्री अरविंद घोष का राष्ट्रवाद भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक चेतना पर आधारित था। यानी उन्होंने जो राष्ट्रवादी जो विचार दिए वो भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक चेतना पर आधारित अपने राष्ट्रवादी विचारों को इन्होंने प्रस्तुत किया। साथ ही साथ में अरविंद घोष जो थे वो एक राष्ट्र, एक जीवित और चेतना सत्ता मानते थे। वो कहते हैं कि भारत के जो शासन व्यवस्था वो एक जीवित है और चेतन सत्ता है। तो यानी वो भारत को, राष्ट्र को एक जीवित और चेतन सत्ता मानते थे। साथ ही साथ में इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के वाद के बहुत कट्टर विरोधी थे, क्योंकि इनका मानना था जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद है उन्होंने भारत में भारतीय नागरिकों का सदैव शोषण करा और ब्रिटिश शासन से सत्ता प्राप्त करने के लिए, यानी इनके शासन को खत्म करने के लिए हमारे भारतीय जो आंदोलनकर्ता थे, यानी जो हमारे आंदोलनकारी थे, यानी हमारे जो बड़े बड़े नेता थे, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद, उन्होंने भारत में आके बहुत शोषण को बढ़ावा दिया, इसलिए वो कट्टर विरोध करते थे। साथ ही साथ में इन्होंने राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक साधना का रूप माना। साथ ही अरविंद घोष का राष्ट्रवाद भारतीय सांस्कृतिक परंपरा पर आधारित विचार थे, क्योंकि इन्होंने सांस्कृतिक परंपरा पर अपने राष्ट्रवाद को विचारों को प्रकट करा। उन्होंने स्वदेशी शासन को भारत की आत्मा के विरुद्ध माना। उन्होंने बोला जो स्वदेशी नहीं विदेशी, जो विदेशी शासन है वो भारत की आत्मा के विरोध है, वो भारत की आत्मा को सिर्फ चोट पहुंचाते हैं। साथ ही साथ में उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा, जो अंग्रेज शिक्षा है, उसका घोर विरोध करा, क्योंकि इन्होंने बोला कि भारत के अंदर आके इन्होंने अंग्रेज शिक्षा को बढ़ाया और अंग्रेज शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से उन्होंने हमारी सांस्कृतिक जो शिक्षा है, जो हमारी जो उर्दू, अरबी और संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा थी, उसको आघात पहुंचाया। इसलिए इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का घोर विरोध करा। वे राष्ट्रीय एकता और आत्मबल पर विशेष जोर देते थे। अरविंद घोष जी मानव विकास का भी समर्थन करते थे और ये कहते कि हमारे देश का लक्ष्य मानव का विकास करना है। तो इस तरह से अरविंद घोष के राष्ट्रवादी सिद्धांत थे। क्वेश्चन है 11, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति नरमपंथी और चरमपंथी दृष्टि को बताना। यानी ब्रिटिश साम्राज्य जो है वास्तव में सीधा सीधा समझिए नरमपंथी और चरमपंथी विचारधारा होती क्या है, इसमें क्या अंतर है। वास्तव में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति नरमपंथी चरमपंथी नेताओं के दृष्टिकोण में स्पष्ट अंतर देखने को मिला। तो साधारण शब्दों में नरमपंथी और चरमपंथी होता क्या है। देखिए ऐसा था, कांग्रेस पार्टी जो थी 1885 में बनी, जो कि एओ ह्यूम के द्वारा बनी गई थी। ये 1905 तक ये पार्टी एक ही थी, लेकिन इस पार्टी का जो लक्ष्य था, जो प्रारंभिक जो कांग्रेस थे, कहने मतलब है कि 85 से लेकर 1905 तक के जो कांग्रेस के लोग थे, ये अधिकतर शांति प्रिय थे। ये कभी लड़ाई झगड़े में बिल्कुल नहीं, और वो कहते थे कि हमें अंग्रेजों का हृदय परिवर्तित करना है, यानी ये अहिंसक मानते, मतलब अहिंसा को मांगते थे। जबकि 1905 के जो इसी कांग्रेस से जो दूसरा दल बाहर निकला, जो ये कहता था कि यार ये कभी आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये तो शांति के मार्ग को अपनाना चाहते हैं, ये हमेशा अंग्रेजों के हृदय को परिवर्तित करने की बात करते हैं। वो उच्च आदर्शों में विश्वास रखते हैं। इनका मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्य के साथ ही रहकर हमें आजादी मिल सकती है, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो गर्म दलीय थे, जो हमेशा गुस्से पर रहते थे। कहते उन्होंने प्रारंभिक कांग्रेस 1800
1985 से 1905 तक की कांग्रेस के जो सदस्य, जो कांग्रेस ब्रिटिश शासन के आदर्शों में विश्वास रखते थे, इनको इन्होंने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करा। इन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया। कहने का मतलब यह है कि जो गर्म दलीय थे, जैसे नेताजी भगत सिंह, हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस, जो हमारे लाला लाजपत राय, इनका वर्ग अलग बन गया। ये गुस्सेल थे, ये कहते थे कि अंग्रेजों से हमें आजादी केवल डंडे के जोर पर मिलेगी। जबकि जो गांधी जी और गांधी जी के साथ के जो समर्थक थे वो नरमदलीय, नरमपंथी कहलाए, और जो गुस्से वाले हमारे आंदोलनकर्ता थे वो गर्मपंथी कहलाए। तो समझ में आया, नरमपंथी गर्मपंथी यानी चरमपंथी वही की बात है। नरमपंथी संवैधानिक सुधारों और शांतिपूर्ण तरीकों में विश्वास रखते थे, जबकि चरमपंथी आत्मबल, संघर्ष और जन आंदोलन के पक्षधर में थे। दोनों का उद्देश्य राष्ट्रीय हित था, लेकिन हम देखें नरमपंथी और चरमपंथी का जो लक्ष्य था वो देश को आजाद कराना था और स्वशासन था, परंतु उनके साधन, लक्ष्य ब्रिटिश शासन के प्रति दृष्टिकोण अलग अलग थे। दोनों ही अपने अपने मार्ग पर चलकर देश को आजाद कराना चाहते थे। तो इस तरह से अब बात करते हैं ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति नरमपंथी चरमपंथी का दृष्टिकोण क्या था। जैसे नरमपंथी जो थे वो ब्रिटिश शासन को सुधार योग्य मानते थे, वो कहते थे ब्रिटिश शासन जो है उससे हम अपना सुधार, अपने देश का सुधार करवा सकते हैं। जबकि चरमपंथी ब्रिटिश शासन को शोषणकारी और स्वीकार्य मानते हैं। देखो दोनों में अंतर मिला। दूसरा था चरमपंथी, जो नरमपंथी थे वो ब्रिटिश न्याय और उदारता में विश्वास रखते थे, जबकि चरमपंथी जो थे ब्रिटिश नीतियों पर अविश्वास रखते थे। यानी चरमपंथी वाले बिल्कुल भी ब्रिटिश शासन के किसी भी काम को स्वीकार नहीं करते थे। तीसरा था नरमपंथी जो थे संवैधानिक सुधारों, याचिकाओं पर जोर देते थे। वो कहते कि देश में जो भी सुधार होगा वो संवैधानिक के आधार पर होगा, याचिकाओं के आधार पर होगा। जबकि चरमपंथी जो थे वो ही कहते थे कि हमें संविधान याचिकाओं पर आधारित से नहीं होगा, बल्कि प्रतिरोध, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के रास्ते को वो स्वीकार करते थे। नरमपंथी धीरे धीरे स्वशासन की प्राप्ति चाहते, वो कहते कि देश में आजादी हल्के हल्के मिलेगी, यानी हमें जो स्वशासन मिलेगा वो धीरे धीरे मिलेगा। जबकि चरमपंथी मानते थे कि शीघ्र स्वराज की मांग करते थे, वो कहते थे कि हमें जो आजादी है, स्वराज मिलेगा वो एकदम शीघ्र ही मिलेगा। इसके आधार पर नरमपंथी शिक्षित मध्यम वर्ग पर अधिक निर्भर थे, जबकि चरमपंथी जनता को व्यापक रूप से आंदोलन में शामिल करना चाहते थे। नरमपंथी ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर अधिकार चाहते थे, वो कहते थे कि साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही हमें अधिकार मिले। जबकि चरमपंथी ब्रिटिश साम्राज्य से आजाद होकर अधिकार चाहते थे। साथ ही साथ नरमपंथी जो थे आंदोलन को सीमित और नियंत्रित रखते थे, जबकि चरमपंथी उग्र और सक्रिय संघर्ष के पक्षधर में थे। आठवां नरमपंथी सहयोग और संवाद में विश्वास रखते थे, कहते थे कि हमें ब्रिटिश शासन का सहयोग और संवाद के आधार पर ही आजादी मिल सकती है। जबकि चरमपंथी जो था आत्मबल और संघर्ष को ही अधिक प्रभावी मानते थे। तो इस तरह से ब्रिटिश शासन जो थे ना, वो ब्रिटिश शासन के प्रति, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति नरमपंथी और जो चरमपंथी, चरमपंथी मतलब गर्मपंथी का जो दृष्टिकोण है उनका अंतर हमने। क्वेश्चन नंबर यानी 12 है, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक राजनीतिक विचार। यानी जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे ये एक बहुत बड़े धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक समाज सुधारक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं सदी के भारत के महान धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारक थे। उन्होंने ऐसे समय में भारतीय समाज का मार्गदर्शन किया जब वह अंधविश्वास, रूढ़ियों और उपनिवेशिक शासन से पीड़ित था। क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज सुधार के क्षेत्र में अनेकों काम करे। भारत के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपराएं प्रचलित थी, तो इनके खिलाफ, अंधविश्वास और रूढ़िवादी परंपरा और महिलाओं के उत्थान के और उपनिवेशिक शासन के खिलाफ इन्होंने अपने सराहनीय काम किए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म को केवल पूजा पाठ तक सीमित ना रखकर उसे सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय चेतना से जोड़ा। उन्होंने बोला कि धर्म को केवल पाठ पूजा तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें समाज से सुधार और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देने वाले के मार्ग पर मतलब इसका प्रयोग करना चाहिए। किसका? धर्म का। उनके धार्मिक विचारों का सीधा प्रभाव उनके राजनीतिक जीवन पर पड़ा। उन्होंने स्वराज्य, समानता तथा राष्ट्रीय जागरण पर बल दिया, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती समाज में विभिन्न कर्मकांड, अंधविश्वास और ब्रिटिश शासन की जो नीतियां हैं भारत के प्रति जो शोषणकारी थी, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई और लोगों में उनके अधिकार और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करा और महिलाओं के क्षेत्र में भी अपने काम करे। देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में क्या विचार थे। जैसा कि दयानंद सरस्वती ने वेदों को सच्चे और शुद्ध धर्म का आधार माना। उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, अंधविश्वासों का घोर विरोध करा, क्योंकि उनका मानना था कि मूर्ति पूजा, कर्मकांड और अंधविश्वास जो है वो मानव को सिर्फ कष्ट देते हैं। साथ ही साथ में स्वामी दयानंद सरस्वती सभी मनुष्यों को समानता के समर्थक थे। वो कहते हैं कि समाज में कोई सी भी जाति, कोई भी धर्म हो, उन सबको वो समान मानते थे और समाज में समानता को स्थापित करना चाहते थे। साथ ही साथ में उन्होंने जाति व्यवस्था और छुआछूत की कठोर आलोचना करी, क्योंकि इनका मानना था कि समाज में जो जाति व्यवस्था है वो केवल एक जाति को महत्व और दूसरी जाति से घृणा करने वाली होती है। इसलिए जाति व्यवस्था, जो समाज में बहुत सारी जातियां हैं जो जाति व्यवस्था से पिछड़ी हुई है, उनमें समानता केवल जब ही आ सकती है जब हम देश में से अपनी जाति व्यवस्था को खत्म करेंगे। और हमारे देश में जो छुआछूत है उसकी कठोर इन्होंने आलोचना की। साथ में शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा, विधवा पुनर्विवाह का उन्होंने समर्थन करा। उन्होंने बोला कि हमें स्त्रियों के उत्थान यानी उनके सुधार के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और साथ ही साथ में विधवा पुनर्विवाह को भी इन्होंने मान्यता दी। उन्होंने कहा कि स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह
बहुत ही देश के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ में स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी शासन के विरोधी थे और स्वराज्य के समर्थक थे। वो कहता है कि जो विदेशों के शासन है, हमारे देश में उनका जो शासन है वो अन्याय है, पूर्ण है, इसलिए उनके शासन का खत्म करके हमें स्वराज्य प्राप्त करना चाहिए। साथ ही साथ में उन्होंने धर्म को राष्ट्रीय जागरण और राजनीतिक स्वतंत्रता से जोड़ा। साथ ही साथ स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी। उसके माध्यम से उन्होंने अपने धार्मिक और राजनीतिक विचारों को जन जन तक पहुंचाया और उन्होंने समाज में विभिन्न अंधविश्वास, महिला के उत्थान के कार्य और विभिन्न रूढ़िवादी विचारों के खिलाफ अपने सराहनीय काम करे और उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान का योगदान। जी, ये आधुनिक शिक्षा के अंदर जो सर सैयद अहमद खान जो थे उनके क्या विचार थे उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि सर सैयद अहमद खान जो थे वो 19वीं सदी के महान समाज सुधारक और शिक्षाविद थे। 1857 के विद्रोह के बाद मुसलमानों की सामाजिक शैक्षणिक स्थिति अत्यंत कमजोर हो गई थी। ऐसे समय में सर सैयद अहमद खान ने यह समझा कि आधुनिक शिक्षा के बिना मुसलमान समाज में प्रगति नहीं कर सकते। जब 1857 के दौरान महिलाएं जब पिछड़ रहे थे, इनकी स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो रही थी, तो उन्होंने उनमें आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। आधुनिक शिक्षा में जब मनुष्य मुसलमान जब पढ़े लिखेंगे तो वो समाज में अपनी प्रगति कर सकेंगे। उन्होंने धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विज्ञान, तर्क और अंग्रेजी शिक्षा को अपनाने पर बल दिया। आधुनिक शिक्षा को उन्होंने सामाजिक सुधार, राजनीतिक जागरूकता का मुख्य साधन माना। इस तरह से सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा को स्वीकार करा। उनका मानना था कि आधुनिक शिक्षा के माध्यम से यानी अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से मुसलमान अपने समाज में उचित स्थान प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान का क्या योगदान था। पहला था, सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारतीय मुसलमानों को समझाया और ये कहा कि आपको जो पश्चिमी शिक्षा है और यानी अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा को अपनाना चाहिए, जिससे उनका समाज में उचित स्थान मिल पाएगा। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को समय की आवश्यकता बताया कि आज हमारा समय के हमारे समय के लिए आवश्यक है कि हमें शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त करना चाहिए। साथ ही साथ में 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना करी ताकि इसमें मुसलमान अपनी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर सके। साथ ही साथ में इस कॉलेज का उद्देश्य मुस्लिम समाज को आधुनिक विज्ञान और तर्क से जोड़ना था। वो चाहते थे कि इन कॉलेज के माध्यम से हम मुस्लिम समाज को आधुनिक विज्ञान और तर्क जैसी विषय पर हम एजुकेशन दें ताकि उनका उद्धार हो सके। साथ ही साथ में उन्होंने धार्मिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा के बीच संतुलन बनाने का भी प्रयास किया। सर सैयद अहमद खान ने शिक्षा को सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने का भी माध्यम माना। उन्होंने रूढ़िवादी धार्मिक सोच और अंधविश्वास का घोर विरोध करा। सर सैयद अहमद खान का शैक्षिक जो आंदोलन था आगे चलकर अलीगढ़ आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो इस तरह से सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज के लिए यानी मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 14 है, मानवतावाद पर श्री अरविंद घोष के विचारों पर टिप्पणी लिखिए। जी, अरविंद घोष का हमने इससे पहले एक चैप्टर क्वेश्चन पढ़ा था, अब इसमें मानवतावाद के पर हम विचार पढ़ेंगे। अभी हमने इससे पहले अरविंद घोष के जो राष्ट्रवाद के विचार पढ़े थे, तो पैसेज दोनों का एक लिख सकते हो। ये बाय मिस्टेक एक क्वेश्चन मानवतावाद का अलग हो गया। वैसे तो मैं ये मानवतावाद का विचार जो थे ना अरविंद घोष के, उसी क्वेश्चन में मुझे पुटअप कराने थे, लेकिन ये क्वेश्चन अलग है। लेकिन कोई बात नहीं कि मानवतावाद पर अरविंद घोष के क्या विचार थे उसके बारे में बात करेंगे। श्री अरविंद घोष जो थे आधुनिक भारतीय दर्शन के प्रमुख विचारकों में से एक थे। उनके चिंतन का मुख्य केंद्र मानव और उसके सर्वगुणी विकास करना, यानी मानव और मानव का जो सर्वगुण है उसका विकास करना इनका लक्ष्य था। उन्होंने पाश्चात्य मानवतावाद की सीमाओं को स्वीकार करते हुए भारतीय आध्यात्मिक परंपरा से जोड़ा। श्री अरविंद घोष के अनुसार मानव केवल भौतिक प्राणी नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक सत्ता भी है। उनका मानवतावाद मनुष्य की आंतरिक शक्ति, चेतना और नैतिक विकास पर आधारित था। तो इस तरह से अरविंद घोष कहते थे कि मानव को विवेकशील चेतना प्राणी माना। उन्होंने बोला कि जो मनुष्य होता है वो विकासशील चेतन प्राणी होता है, वो चेतना करता रहता है। साथ ही साथ में उनके अनुसार मानवतावाद का उद्देश्य मनुष्य का सर्वगुण विकास करना होना चाहिए, यानी जो मानवतावादी विचारों के माध्यम से वो मनुष्य के प्रत्येक क्षेत्र में विकास कर, मनुष्य का प्रत्येक क्षेत्र में सर्वगुण विकास करना चाहते थे। उन्होंने भौतिक मानवतावाद की आलोचना करी और आध्यात्मिक मानवतावाद का समर्थन करा। इसलिए मनुष्य को आध्यात्मिक शिक्षा लेकर अपना विकास करना चाहिए। श्री अरविंद घोष मानव के दिव्यता के विकास की संभावना मानते थे। उन्होंने मानव चेतना के उत्कर्ष को जीवन का लक्ष्य बताया। साथ ही साथ मानवतावाद में नैतिकता, करुणा और महत्वपूर्ण स्थान दिया। मतलब किसको? नैतिकता और करुणा को उन्होंने अपने मानवतावाद
में महत्वपूर्ण स्थान दिया। साथ ही साथ में श्री अरविंद घोष का मानवतावाद व्यक्तिगत सामाजिक विकास दोनों पर बल देता है। उनके अनुसार मानवता का अंतिम लक्ष्य एक आदर्श चेतन समाज की स्थापना करना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, वंचितों जाति व्यवस्था पर डॉक्टर बी आर अंबेडकर के विचार बताइए। यानी इसमें हम बी आर अंबेडकर के विचारों के बारे में बात करेंगे। वंचितों यानी जो पिछड़ी जाति है, वो जाति व्यवस्था पर अंबेडकर जी ने क्या विचार दिए। जैसा कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो थे भारतीय समाज के महान चिंतन, समाज सुधारक और संविधान निर्माता भी माने जाते हैं। तो अंबेडकर जी संविधान के जनक हैं। उनके विचारों का केंद्र वंचित, शोषित और दलित वर्गों की मुक्ति तथा जाति व्यवस्था का उन्मूलन था। वो चाहते थे कि समाज में जो दलित, तो जो पिछड़े हुए हैं, उन्हें समाज में उचित स्थान दिलाना और जाति व्यवस्था जो प्रचलित है उसको समाप्त करना हमारे बी आर अंबेडकर का लक्ष्य था। और साथ में वो समाज में वंचित, अल्पसंख्यक और दलित वर्गों को समाज में उचित स्थान दिलाना चाहते थे। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक असमानता, भेदभाव और अन्याय का गहन विश्लेषण किया। अंबेडकर के अनुसार वंचितों की समस्या, जाति व्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब तक जाति व्यवस्था समाप्त नहीं होगी तब तक वंचित वर्गों को समान अधिकार, सम्मान और न्याय प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए अंबेडकर जी समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और इस क्षेत्र में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए। तो वंचितों पर डॉक्टर बी आर अंबेडकर के क्या विचार थे उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि बी आर अंबेडकर जो थे वंचित, दलित और शोषित वर्गों के सबसे बड़े विचारक नेता मानते हैं, क्योंकि अंबेडकर जी खुद ही एक दलित। इन्होंने दलितों के जो पिछड़े हुए समाज में शोषित वर्ग, उनके क्षेत्र में अपने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए और उन्होंने दलितों को समाज में उचित स्थान भी दिलाया, क्योंकि दलितों के सबसे बड़े नेता बी आर अंबेडकर जी थे। उन्होंने जीवन भर सामाजिक अन्याय, भेदभाव और असमानता के विरुद्ध संघर्ष किया। वो चाहते थे कि समाज में ये जो सामाजिक अन्याय है इसको और भेदभाव और असमानता समाज में खत्म होनी चाहिए। इसलिए अंबेडकर जी जो थे उन्होंने वंचितों की समस्या को लेकर सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक समस्या माना। उन्होंने बोला कि इन वंचितों को केवल हम राजनीति और आर्थिक क्षेत्र से ही इनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। उनके अनुसार बिना अधिकार, शिक्षा, सम्मान के वंचित वर्गों का वास्तविक उद्धार संभव नहीं है। जैसे कि वंचितों पर अंबेडकर जी ने क्या विचार दिए। अंबेडकर जी वंचितों को समान मानव अधिकार दिलाने के समर्थन में थे। वो कहते थे कि जो वंचितों को जब तक समान मानव अधिकार बिना किसी भेदभाव को इनको प्राप्त नहीं होंगे जब तक वो समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा, उन्होंने शिक्षा को वंचितों की मुक्ति का सबसे बड़ा साधन माना। उन्होंने का मानना था कि जो वंचित और पिछड़े जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उन्हें अपनी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और शिक्षा ग्रहण करके समाज में उचित स्थान प्राप्त करना चाहिए। यानी उन्होंने वंचितों की जो मुक्ति है शोषण से, वो केवल शिक्षा को ही उनका मार्ग बताया। साथ ही साथ में राजनीतिक प्रतिनिधित्व को उन्होंने अत्यंत आवश्यक माना। वे सामाजिक सम्मान, आत्मसम्मान पर विशेष जोर देते थे। साथ ही साथ में अंबेडकर जी आरक्षण को सामाजिक न्याय का साधन मानते थे। ये कहते हैं कि समाज में जो पिछड़े, अल्पसंख्यक जो वर्ग है, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, उन लोगों को आरक्षण देके समाज में हमें उनका सामान्य लोगों के बराबर उनको लाना चाहिए। यानी राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में और संसद में उन्होंने आर्थिक अवसरों में समानता की मांग करी। साथ ही साथ में वंचितों को संगठित होकर संघर्ष करने की प्रेरणा भी हमारे अंबेडकर जी ने दी। उनका लक्ष्य एक समानता मूलक और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना था। इस आधार पर अंबेडकर जी ने वंचितों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। अब बात करते हैं जाति व्यवस्था पर बी आर अंबेडकर के क्या विचार थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया बी आर अंबेडकर जो थे वो जातिवाद के प्रबल विरोधी थे, क्योंकि वे भारतीय जाति व्यवस्था के सबसे कठोर आलोचक भी थे। उन्होंने जातीय व्यवस्था को सामाजिक अन्याय, असमानता और मानव गरिमा के हनन का मूल कारण माना। इनका मानना था कि समाज में सारी बुराई का कारण जातीय व्यवस्था है। समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं और वंचित वर्ग हैं और जो दलित वर्ग हैं वो केवल जाति व्यवस्था से के कारण ही वो शोषित हुए हैं और पिछड़े हैं। अंबेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था समाज को विभाजित करती है और राष्ट्रीय एकता को कमजोर भी करती है। उन्होंने इसे सुधार योग्य नहीं बल्कि समाप्त किए जाने योग्य व्यवस्था बताया। उन्होंने बोला कि जाति व्यवस्था में हम सुधार नहीं बल्कि इसे समाप्त करना चाहिए, इसलिए इन्होंने जाति व्यवस्था पर विचार दिया। जैसे अंबेडकर जी ने जाति व्यवस्था को अमानवीय और अन्यायपूर्ण बताया। इनका मानना था कि समाज में जाति व्यवस्था जो है सारी फसाद और सारे शोषण का कारण है। उन्होंने जाति व्यवस्था को श्रम विभाजन नहीं बल्कि श्रमिकों का विभाजन बताया। जाति व्यवस्था सामाजिक गतिशीलता को रोकती है, ऐसा उनका मानना था। गांधी जी, उन्होंने जाति व्यवस्था के धार्मिक आधार पर आलोचना करी। अंबेडकर जी ने अंतरजातीय विवाह का समर्थन करा। उन्होंने बोला कि हर व्यक्ति को अपने जाति में विवाह करना चाहिए। साथ ही साथ में उन्होंने जाति उन्मूलन को सामाजिक लोकतंत्र की शर्त माना। साथ ही साथ में जाति व्यवस्था को राष्ट्रीय एकता के विरोधी मानते थे।
और उनका मानना था कि बिना जाति उन्मूलन के वास्तविक लोकतंत्र संभव नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने बोला कि एक कुशल लोकतंत्र स्थापित केवल जाति व्यवस्था के उन्मूलन से ही हो सकता है। तो इस तरह से गांधी जी जो थे, जो अंबेडकर जी जो थे, वो लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे और साथ ही साथ में ऐसे लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते थे जिसमें सभी लोग एक समान हो। इन्होंने ब्राह्मणवाद और जो जाति व्यवस्था है उसका इन्होंने घोर विरोध किया। तो इस तरह से ही हमने अंबेडकर जी के विचार पढ़े वंचितों और साथ ही साथ में जाति व्यवस्था पर। तो ये जो हमने इस वीडियो में हमने शॉर्ट तरीके से हमने बात करी। तो इस शॉर्ट से हिंट के आधार पर आप अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजाय लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।